से करवाया हुआ नहीं है नाम, ये एक सेल्फ डिसीजन है। दिशा बेसिकली किसी की भी जिंदगी में यदि दिशा नहीं मिलेगी ना, तो वो कुछ भी कर ले, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। दिशा मिलने के बाद में उसकी नीयत उतनी काम करनी चाहिए, दृष्टि उसकी सही होनी चाहिए, जो मेरी दूसरी बिटिया का नाम है। और थर्ड होना चाहिए कि समय आपका हमेशा साथ देना चाहिए जी। दिशा आपके पास सही है, दृष्टि आपकी ठीक है, नियत आपकी सही है और समय आपका साथ दे रहा है, तो आप निश्चित मान के चलिए आपकी काम और तरक्की होगी। अब बात करते हैं हम लोग ग्रो बैक की। हम लोग शुरुआत से 3F मॉड्यूल पे काम कर रहे थे। हमारा विजन ये था कि हम लोगों को 3 सब्जेक्ट पे काम करना है। एक हमारा टारगेट था फर्टिलाइजर जी। फर्टिलाइजर में भी हमारा था कि हमें जो किसान है, वो किसान को हम लोगों को बनाना सिखाना है फर्टिलाइजर, न कि हमारा रेडीमेड प्रोडक्ट उन्हें बेचना है या देना है या कोई भी बाजार की चीज उन्हें लेने के लिए प्रेरित करना है। हमारा टारगेट था कि उसे हम एक उत्पादक इस स्तर पे बनाएं कि जितने उसके इनपुट्स लग रहे हैं उनकी कॉस्टिंग उनकी कट हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल पे जिस पे काम किया उसका नाम था फर्टिलाइजर का मॉड्यूल, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्टिंग। इसके हम लोगों ने वेरियस मॉडल लॉन्च किए और वो वेरियस मॉडल आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सक्सेस हैं और इतने लाइक होते हैं कि लोग बाग हमें एडवांस में पैसा देके और ये ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सेकंड हम लोगों ने काम किया वो ऑर्गेनिक फीड था हमारा सब्जेक्ट। ऑर्गेनिक फीड के लिए हम लोगों ने अजोला पे काम किया और एक विषय जो हमारे लिए बच गया, अछूता रहा, वो था हमारे लिए फूड, वो भी हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड देखिए ऐसा है कि जो काम हो रहा था हेल्दी फूड पे, वो गांवों के लेवल पे काम हो रहा था जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 14 करोड़ और 87 लाख फार्मर फैमिलीज हैं इंडिया में अमूमन, और हर फार्मर फैमिली की जो साइज है लैंड होल्डिंग कैपेसिटी की, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हेक्टेयर से बिलो और 1 एकड़ से अबव है जी। अब हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना देहाती कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ पे जो मशीनरी है उस मशीनरी की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है कि जो हमारे खेतों की कॉस्टिंग को बढ़ा दे जी, क्योंकि यहां परंपरागत ऑलरेडी है, क्योंकि जो लैंड होल्ड कैपेसिटी है 1 एकड़ से लेके 1 हेक्टेयर तक की, वो ये कहती है कि हमें इस काम को ऑलरेडी परंपरागत ही करना है, क्योंकि ये है ही परंपरागत। अब परंपरागत जो चीज है, प्राकृतिक जो चीज है, उसमें अन्यथा रूप में यदि हम लोग मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, मैक्सिमम मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो वो हमारी चीज में लागत बढ़ाना है। अब लागत जब हम कोई चीज की बढ़ाएंगे तो हमारी इनकम डेफिनेटली कम होगी। अब इनकम जब हमारी कम होगी तो 100% है कि हम उस सब्जेक्ट से रिलीव करेंगे, उस सब्जेक्ट से हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और यही एक कारण है कि लोग बाग खेती को एडॉप्ट नहीं करना चाहते। कोई अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बने और एग्रीकल्चर करे। आज मैं बताऊं, मैं एक अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करने के बाद मेरे नियर एंड डियर कौन होते हैं? आपके जो नेबर होते हैं या आपके रिलेटिव होते हैं, वो मेरे प्रोग्रेस को देख के या मेरी पब्लिसिटी को देख के या मेरी तरक्की को देख के वो ये सोचते हैं कि यार ये फील्ड में भी चांसेस हैं, इस फील्ड में भी ग्रोथ है, यदि हम लोगों ने कोशिश की तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जी। वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आपने प्रोग्रेस की है, जिस तरह से लोग आपको जानने लगे हैं, आपने सीढ़ी पकड़ी अजोला की, लेकिन उसके बाद आपने जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों के साथ इनोवेशन किया, अलग अलग चीज़ों के साथ बात की, अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया, लोगों के साथ मिले, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अभी मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। आपका एक वर्मी कंपोस्ट बेड है जी, जिसमें आपने अभी कुछ दिन पहले सौर लाइट्स लगाई है, क्या कारण है उसको सौर लाइट्स लगाने का? बहुत अच्छा है सर, आपको हमारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, इसके लिए थैंक यू। और ये हमारा इनोवेशन का पार्ट इसलिए है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो बेड है वो हम लोगों ने बहुत तरह के मॉडल्स बनाए। अब हमारे साथ एक बहुत चैलेंजेस ये आ रहे थे, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जिसमें करीब करीब 10 स्टेट के करीब आते हैं, जहाँ पे लगभग जो हमारा पूरा होल डे बात करें सनलाइट का, वो अमूमन इधर वाले बेल्ट से, जो पश्चिमी वाला बेल्ट है, उससे कम रहता है। अब दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए किसी ने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा ली, लगाने के बाद में उसके साथ दिक्कत ये है कि या तो वो सुबह टाइम दे सकता है या शाम को टाइम दे सकता है। और जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के लोग हैं उनमें मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उधर के लोगों का कल्चर ही सर्विस है।
तो वो लोग इस चीज को एडॉप्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका टाइम वो लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे डे का जी। इसलिए वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग यदि हमें शाम का टाइम मिले तो हम लोग इसको इजीली करें। अब शाम को इसमें एक्टिविटी करने के लिए एक तो बेसिक कारण ये था, दूसरा कारण ये था कि होल डे यदि आप बात करें तो सनलाइट जो रहती थी वो सनलाइट इतनी मैक्सिमम रहती थी काम करना लगभग इम्पॉसिबल था। चाहे वो वेस्ट राजस्थान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट राजस्थान हो, ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, कोई सा एरिया हो। तो उसलिए हम लोगों ने इसमें सोलर इनबिल्ड कर दिया और सोलर भी ऑटो ऑन ऑफ सोलर्स हैं। और आपको अचरज ये होगा सर कि उसकी कॉस्ट इतनी इफेक्टिव है, इतनी कम है कि उससे उस पूरे कंपोनेंट की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आया जी। और इससे क्या हुआ कि जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है या उसका यूटिलाइजेशन टाइम का है वो प्रॉपर मैनेजेबल हो गया। और इससे क्या शाम का समय वो काम करने लग गया, सुबह जल्दी उठ रहा है तो उसमें काम करने लग गया, एक्टिविटी उसकी बढ़ गई और उसका प्रोडक्शन स्केल ऑटोमेटिक बढ़ गया। इसके अलावा एक और चीज है जो कि मुझे पता है, जो कि आप अभी डेवलप कर रहे हैं, जिसे आप फील्ड टेंट कह सकते हैं या खेत में रखने वाला एक छोटा सा डोम कह सकते हैं या छत पे रखने वाला एक डोम कह सकते हैं, जो कि जिसके अंदर बैठकर आप चाय पी सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। ये क्या है, इसे किस उद्देश्य से आपने बनाया है? ये जो आप डोम के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया है न्यूट्री गार्डन और न्यूट्री वाटिका जी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे रीजन ये है कि अर्बन जो एरिया है 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर जी। 780 डिस्ट्रिक्ट्स में 150 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं सर जो डिस्ट्रिक्ट बहुत डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, जिले हैं। वहां के अर्बन एरियाज में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास में बेसिकली 1 डे इन वीक यानी संडे ये तो लगभग ऑफ सा है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या प्राइवेट एम्प्लॉइज में भी एक कल्चर बन गया है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनका सैटरडे भी ऑफ रहने लग गया है। और जब कोविड का टाइम है यानी कोविड के टाइम के बाद में एक चेंजेस आए हैं वर्क फ्रॉम होम वाला, तो लोग बहुत सारे लोग अपना जो क्वालिटी टाइम है वो घर से यूज करने लग गए वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने डोम कल्चर देने के पीछे कारण ये रहा इसको न्यूट्री गार्डन या न्यूट्री वाटिका बनाने के पीछे कि बेसिकली हमारा रूफटॉप फार्मिंग के प्रति बहुत आकर्षण पहले से बना हुआ था जो शहर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग चाहते थे कि इसको हम लोग कंबाइंड एंजॉय करें। जब उन्होंने रूफटॉप फार्मिंग में अपनी इंटरेस्ट दिखाना चालू किया तो हम लोगों को एक गैप नजर आया कि वो लोग क्या करते थे कि महीने में जो शुरुआती टाइम होता था उस शुरुआती टाइम में तो उसको संभालते थे जाके, फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता था। तो हमें लगा कि वो लोग अपना इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। भाई शुरुआत टाइम में इंटरेस्ट रहता है इसलिए कर रहे हैं। तो हमने डोम जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें क्या रहेगा, उसमें 4 चेयर और बीच में एक टेबल और चारों तरफ ग्रो बैग्स लगे हुए रहेंगे। उन ग्रो बैग्स पे वो डोम बना हुआ रहेगा। तो जो बड़े ग्रो बैग्स हैं उनमें बेल वाली सब्जियां लगा सकता है और जो साइड में छोटे ग्रो बैग्स हैं जिनकी 12 इंटू 12 इंची की हाइट है उनके अंदर वो जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं जो हमारी ईयर वाइज क्रॉप्स होती हैं वेजिटेबल की, जैसे टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, मिर्ची है, वो नॉर्मल क्रॉप्स लगा सकता है। बीच में अपनी सिटिंग दे सकता है अपनी फैमिली के साथ। एक अल्टीमेट टाइम जो उसका सैटरडे संडे एंजॉय करने वाला है वो अपना भी एंजॉय कर सकता है और अपने लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। अपने बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन का एक प्रोजेक्ट बना सकता है और उसको बहुत अच्छा लग सकता है और उसको एडॉप्ट कर सकता है, दूसरों को एडॉप्ट करने के लिए वो सपोर्ट कर सकता है। जी गजानन जी, ये तो हुई वो चीज़ें जो कि आप बना रहे हैं। इसके अलावा एक और काम आप स्पिरुलिना पे कर रहे हैं, ये क्या है? इसके बारे में चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप बताएं और इसका क्या आपका प्लान है, कब तक ये प्रोजेक्ट आपका सफल हो जाएगा? प्रोजेक्ट सर स्पिरुलिना अल्टीमेट प्रोडक्ट है पूरे ब्रह्मांड के लिए। जी, ब्रह्मांड के लिए इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि हमारे जो फूड कंजप्शन कैपेसिटी है वो बेसिकली हमारी फूड कंजप्शन कैपेसिटी ह्यूमंस की धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है जी। उसका बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ से हैबिटेबल जो हमारी हार्डवर्किंग है ना वो कम हो रही है। और स्पिरुलिना एक ऐसी एल्गी है जिसको पानी में ग्रो किया जा सकता है और सनलाइट की मदद से ग्रो किया जा सकता है और यह बहुत साइड से बेनिफिशियल है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं किसानों के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी तक जितना भी इंपोर्ट हो रहा है स्पिरुलिना,
आपको एक बहुत अचरज वाली बात कह रहा हूं कि इसके अंदर स्प्रुलिना का जो HSN कोड है, ये आपको याद रखने का विषय है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि आय के लिए, व्यापारिक गतिविधियां यूज करने के लिए HSN एक बहुत मायना रखता है। और इसका HSN है 121221, यानी 6 डिजिट के HSN की यदि आप बात करें 121221। ये मैंने इसलिए जोड़ा, आपको इसलिए बताना उपयुक्त समझा, क्योंकि 1212 मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन है। 12 दिसंबर मेरी जिंदगी का मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थ डेट है। तो मुझे लगा कि जब स्प्रुलिना का HSN कोड मेरे जन्म दिनांक के साथ जुड़ रहा है, तो क्यों ना स्प्रुलिना पे काम किया जाए। अब स्प्रुलिना का काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम हो रहा था साउथ वाले बेल्ट में, जिसका नाम है मदुरई। मदुरई में एक्सपर्टीज है, एक पेरिक नाम की कंपनी है। आप ताजुब करेंगे कि उसने स्प्रुलिना पे 1954 में काम स्टार्ट कर दिया था। आज पेरी की जो टैबलेट्स हैं 500 mg, आप किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो भी बेसिकली टैबलेट्स होती हैं वो टैबलेट्स mg के हिसाब से होती है, और mg 500 mg का मीनिंग होता है आधा ग्राम। आधा ग्राम की एक टैबलेट स्प्रुलिना की मार्केट के अंदर आज कम से कम 3 रुपए की सप्लाई होती है। यदि आप इसको बल्क लेवल की बात करें तो 1-1.5 रुपया तो होता ही होगा। बिल्कुल। आधा ग्राम की यदि टैबलेट 1 रुपए की भी है तो 1 ग्राम 2 रुपए की हो गई, और 100 ग्राम आपकी 200 रुपए की हो गई, 1000 ग्राम आपकी 2000 की हो गई। तो ऐसा प्रोडक्शन जिसको हम हमारे खेत पे कम पानी में और बिना क्लाइमेट कंडीशन, बेड कंडीशंस में हम लोग इसको ग्रो करें और इसका प्रोडक्शन लेके इसका एक्सपोर्ट करें, पाउडर बना के, कैप्सूल्स बना के, टैबलेट्स बना के, इस तरह के फॉर्म में यदि हम लोग इसको एक्सपोर्ट करें तो हमारे को कम लिमिटेड एरिया में, ऑलरेडी हमारी लैंड होल्ड कैपेसिटी कम है, लिमिटेड एरिया में हम लोग इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं और उस प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं, और फार्मर हमारे इससे इनकम, अपनी अतिरिक्त आय बना सकते हैं। जी, क्या आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के लिए सर हम लोगों ने एक वेंचर स्टार्ट किया है किसान कैंटीन करके जी। और बेसिकली उसका नाम 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, किसान कैंटीन और एक है ट्रेनिंग सेंटर जी। तो ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली जितने भी लोगों के बीच में आप ये अमूमन नाम होता है तो सब लोग समझ ही जाते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर का मतलब क्या होता है ना। किसान कैंटीन इसलिए रखा है क्योंकि ये जो कैंटीन है वो कैंटीन एक छत के नीचे ट्रेनिंग देने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक बेहतरीन मॉडल हो जी। और मैं आपको बहुत विश्वास से और बहुत अपनी यज्ञ प्रदयता से बोलता हूं कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो एग्रो टूरिज्म के लिए बेस्ट मॉडल साबित होगा 2034 या 35 के अंदर जी। उसका बेसिक रीजन ये है कि उस मॉडल को हम लोगों ने कम से कम 12 कंट्री के हिसाब से डेवलप करने की कोशिश की है जी। तो ये जो एग्रो टूरिज्म के लिए हम लोग मॉडल बनाने वाले हैं, ये हम लोग जयपुर में ही नियर बाई एरिया जहां से इजी अप्रोचेबल हो और लोगों की पहुंच में हो, और जो कम्युनिटी बहुत समृद्ध कम्युनिटी में आती है, डेवलप्ड कम्युनिटीज में आती हैं, जिन लोगों का अपने बच्चों को एक एजुकेशन देने का प्लान है कि हम लोग एग्री एजुकेशन की तरफ उनको समझाएं कि किस चीज का प्रोडक्शन कैसे होता है, आलू कहाँ लगता है, टमाटर कहाँ लगता है, भिंडी कैसे लगती है, उसमें पानी कितना लगता है, या फिर इसको हम लोग वेस्ट क्यों नहीं करें एग्री कमोडिटीज को। जिन लोगों को लगता है कि हमें उनको खेत पे घुमाना चाहिए, उन लोगों के लिए बेस्ट साबित होगा ये एग्रो टूरिज्म, क्योंकि उसका मॉड्यूल ही हम लोग इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, और उसको डिजाइन मेरी बिटिया कर रही है दिशा, और उसकी थॉट के हिसाब से मैं इसको प्लान कर रहा हूं। इन फ्यूचर मेरा 100% जो प्रॉफिट आने वाला है 2034-35 तक, उसका कम से कम मैं 50% पैसा इस एग्रो टूरिज्म में लगाने वाला हूं। ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग का एक पार्ट है जी। जैविक खेती, जिसके लिए कि आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, रासायनिक खेती से मुक्त होने का जो एक मिशन है, जिस मिशन में आप भी हमारे साथ बराबर के भागीदार हैं। आज के इस अखंड संवाद में आपकी भूमिका को किसी भी तरीके से कम इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि खाली स्पॉन्सरशिप होना एक अलग बात है और किसी व्यक्ति को सुबह सुबह जल्दी जगाकर काम पे लगाना दूसरी बात है। इस अखंड संवाद के लिए मैं आपको सबसे पहले तो इसकी जो आपने सहयोग किया, जिस तरीके से आप पूरे, जब से इस अखंड संवाद की बात हमने की तब से लेकर आज तक शायद ऐसा कोई दिन नहीं निकला जबकि दिन में आपने 5 से 7 फ़ोन ना किए हों और इसके लिए मुझे प्रेरित ना किया हो। आपकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैविक खेती के लिए इस मिशन को किस तरह से आप सोचते हैं कि आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम इस मिशन को किसी सफल जगह पर ले जाकर पहुँचा सकें? सर, जैविक खेती अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जी। ये शोध का विषय है,
ये प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, ईर्ष्या का विषय नहीं है। जी। जैविक खेती कोई भी व्यक्ति कर रहा है, कोई किसान कर रहा है, कोई व्यापारी कर रहा है, या कोई मान लो इस तरह का न्यू एंटरप्रेन्योर कर रहा है जो जैविक खेती करना चाह रहा है, कर रहा है, हमें उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी चीज का इन्वॉल्वमेंट लाना चाहिए और उस एडॉप्शन के साथ में उसकी एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नीति आयोग को भेजनी चाहिए। क्योंकि एक छोटा विषय नहीं है जिस विषय के पीछे हम लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कह रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि नहीं साहब इसको मैं इस तरीके से करूंगा, कोई कहता है मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। क्यों नहीं हम उनके सबके आइडियाज को एक माला में पिरो लें और उन सभी कंप्लीट आइडियाज को एक पार्ट ऑफ एडॉप्शन के हिसाब से फील्ड में एप्लीकेबल बना दे। यदि इस तरह से हम लोगों ने किया तो हमारा आपस का टकराव खत्म हो जाएगा और इसका एडॉप्शन बढ़ता चला जाएगा। जैविक की एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा है जीवों से, जीवों के द्वारा और जीवों के लिए। यदि इसमें तीनों में जीव निहित हैं तो वो जैविक खेती है और तीनों में जीव नहीं है तो वो जैविक खेती नहीं है। आपको मैं बताऊं, कोविड का जो टाइम गया है सर, उस कोविड के टाइम में पूरे किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, उस कोविड के टाइम में भारत को छोड़ के बाकी कंट्रीज की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत विकराल थी, बहुत भयभीत करने वाली थी। उस समय जिन लोगों को समझ में आया अदर कंट्री में जो वहां पे इंडियंस रह रहे थे या जो इंडियंस के टच में थे, उन लोगों के जहन में एक बात पनपी और उन्होंने एक नया विषय चुना जिसका नाम था वेगन फूड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वेगन फूड अपने आप में एक अल्टीमेट चीज है फूड कॉन्सेप्ट के अंदर। यदि वेगन फूड का एडॉप्शन हमारा बढ़ गया तो आप 100% मान के चलिए कि जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर्स है या हमारी रेसिस्टेंस पावर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्योंकि आप समझिए हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा हेल्पफुल बैक्टीरिया से बना हुआ है। अब हेल्पफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में है उनकी डिमांड्स है कि आप उनको उनके फ्लेवर की चीज दो। भाई आप अपनी जीविया के हिसाब से काम कर रहे हो, आप अपने टेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हो, वो हमारे बैक्टीरिया को चाहिए ही नहीं। हाँ, जब हमारे बैक्टीरिया को हम उसके लायक फूड नहीं दे रहे, उसमें डेवलप नहीं हो पा रहे, तो कैसे वो बैक्टीरिया हमारी हेल्प करेंगे और कैसे हमारा रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगा, कैसे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और ये वीगन फूड मैं आपको बताऊं, जो अदर कंट्री है, यूएसए है, बेसिकली चाइना के बारे में तो बात करना यहां उचित नहीं है क्योंकि चाइना के बारे में कोई विषय निकल के नहीं आया इस तरह का, लेकिन जो यूएसए है, लंदन है, यूके है, वहां पे इसका बहुत बड़ा एडॉप्शन हुआ है वेगन फूड का। एक स्टोर वेगन फूड का मैंने कोलकाता में देखा, आप कल्पना नहीं कर सकते, वहां वेगन फूड की ऑल रेसिपीज अवेलेबल थी। जी बिल्कुल, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल। और इसी का नाम जिंदगी है। बदलाव, परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा नियम है। चीज़ें परिवर्तित होती रहेंगी, हमारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी और सूरतें बदलती रहेगी, परंतु फिर भी हम अपने उस मुद्दे से ना भटककर मैं वापस आपके पास यही कहना चाहूँगा कि किस तरीके से हम इस मिशन जैविक को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम एक एक किसान को समझाएं कि वो केमिकल से दूर हो, वो केमिकल फ्री, रसायन मुक्त उत्पाद उगाने लगे। मुझे कुछ बोलने से? जी गजानन जी, देखिए केमिकल जो चीज है वो फील्ड में एप्लीकेबल, केमिकल्स केवल फील्ड में नहीं हुई है, हमारे बॉडी में भी केमिकल्स का इम्पैक्ट आ रहा है। वो केमिकल का इम्पैक्ट बहुत लो स्टेज पे, जिसको हम स्लो पॉइजन कहते हैं, उस तरीके से हमारी बॉडीज में आ रहा है। अभी आप देखेंगे शहरों के अंदर, मैं अभी आप रिसेंटली एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं कालवाड़ रोड है जोबनेर, जहाँ यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उस पर भी आज से 4 या 5 दिन पहले गया तो उस रास्ते पे आपको बहुत एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा किसानों का। वहां नजारा ये है कि उन्होंने बिचौलियों को खत्म करने के लिए आजकल अपनी कमोडिटी या वेजिटेबल्स को बेचने के लिए खुद की ट्रॉली और छोटी छोटी ट्रॉलीज और छोटे छोटे आपके जो व्हीकल्स हैं वो वहां पे लगाए हैं। मैंने एक जने से, एक व्यक्ति से जो फार्मर था, उससे मैंने कहा कि मुझे मटर चाहिए। उसने कहा कि 100 रुपए के आपको 1 किलो 500 ग्राम मटर मिलेंगे। मैंने कहा यार इन दिनों में भाव बढ़ गए क्या? बोले नहीं, सीजन के हिसाब से भाव बढ़ गया। मैंने कहा मटर का तो अभी सीजन है ही है, तो फिर भाव क्यों बढ़ गए? बोले नहीं सर, आज संक्रांति है तो भाव बढ़ गए। तो ये बात यदि किसान के जहन में आ गई ना, उसको अपनी कमोडिटी का प्राइस लेना आ गया। क्योंकि किसान के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज पता है क्या है? किसान की मतलब
जो परिधान है उसमें शुरुआत से इंडियन फार्मर्स की परिधान के अंदर पॉकेट ही एक ही बनाया हुआ है जी। उसका जो ऊपर का कुर्ता है उसमें पॉकेट एक लगाया है, धोती में कोई उसके जेब है नहीं, तो वो जो अपना स्टोर कर रहा है उसी से एक्सपेंस कर रहा है, मतलब उसकी जहां से आय आ रही है वहीं से उसके खर्चे हो रहे हैं। आपके उस किसान के हमें जो पॉकेट्स है ना वो बढ़ाने पड़ेंगे जी। आप उसको किसान को वो इस तरह का मॉडर्न फार्मर बनाओ कि वो आगे का एक जेब रखे, पीछे का एक जेब रखे, आगे के 2 जेब रखे, कम से कम कहीं तो उसकी इनकम को वो स्टोर कर पाए जी। एक आदमी आता है उसको कहता है कि बीज ले लो, वो उससे बीज ले लेता है। कोई आता है उसको कहता है खाद ले लो, वो खाद ले लेता है। कोई आता है कहता है कि इसमें सब्सिडी है, तुम ये प्रोडक्ट यूज कर लो, वो प्रोडक्ट यूज कर लेता है। उसका खुद का कोई माइंड काम नहीं कर रहा क्योंकि उसकी पॉकेट ही बेचारे की एक है जी। जो उस पैसा उसमें आता है। कोई आता है वो इसमें 10 रुपए निकाल ले जाता है, कोई 100 रुपए निकाल ले जाता है, कोई 1000 रुपए निकाल ले जाता है। तो बेसिक वो इनकम बचा के रखेगा कहां, उसकी पॉकेट बढ़ाने की जरूरत है। पॉकेट का मीनिंग मेरा ऐसा है कि उसको हम लोगों को इनकम और एक्सपेंस के लिए एक बैलेंस शीट बना के देनी पड़ेगी और ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे ये विभाग की जिम्मेदारी समझें, देश की जिम्मेदारी समझें, सामूहिक जिम्मेदारी समझें या व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें। किसान को जिस तरीके से एक 8x8 की दुकान करने वाला एक व्यापारी या छोटा दुकानदार अपनी इनकम को मैनेज करता है, वैसे उसके पास में भी इनकम को मैनेज करने के लिए हमें उसको इनकम और एक्सपेंस के लिए एक बैलेंस शीट बना के देनी पड़ेगी जिसमें वो हिसाब को स्टोर कर सके। और अब तो जो आवश्यकता है वो तो डिजिटल आवश्यकता है किसान के लिए। मैं आपको एक ताजुब वाली बात बताता हूं, बहुत अचरज वाली बात बताता हूं, बहुत स्पेशल बात बताता हूं कि अभी तक इतनी सारी एप्लीकेशंस बनी है जी। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, एप्पल की एप्लीकेशंस, बहुत एप्लीकेशंस बनी है। सबने सब विषय पे सोचा है। क्या किसी एक व्यक्ति ने ऐसे सोचा है कि किसान अपने खर्चों को कैसे मैनेज कर सकता है और कैसे उसके एक्सपेंस को मैनेज करते हुए अपनी इनकम को बढ़ा सकता है? यदि उसके पास कैलकुलेशन आने लग जाए, यदि उसको पता लगने लग जाए कि मेरे होने वाले खर्चे ज्यादा हैं और मेरी इनकम कम है, तो वो ऑटोमेटिक अपनी चीजों को मैनेज करने लग जाएगा। बीच के एक्सपेंसेस कम कर देगा, बीच के फर्टिलाइजर कम कर देगा, बीच के अदर एक्सपेंसेस कम कर देगा जो उसको जरूरत ही नहीं है। यदि इस तरह का हम लोगों ने काम किया तो उस काम करने से केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल वीडीसाइड, इनका ऑटोमेटिकली जो कंजप्शन हो रहा है फील्ड में वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और रसायनों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। आइडिया मल्टीपल्स होते हैं, आइडिया पे मल्टीपल वे में काम करना होता है और मल्टीपल वे में काम करने के साथ में बिना एक दूसरे के आइडिया को क्रेश करे हुए एक दूसरे का सपोर्ट करने की जरूरत है। यदि हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, फार्मर का सपोर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी। जो हमारी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना $4.25 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है, हम इसको 5 ट्रिलियन कर लें। नोट नीड है पर पर्सन की इनकम। यदि 140 करोड़ के देश में आप $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर भी लेते हैं और गिने चुने आपके 200 अरबपति हैं पूरे देश में, तो उससे पूरे देश का स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। 140 करोड़ लोगों को हम लोग वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवा सकते जो उनकी जरूरत है। आप यदि किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो, एक व्यक्ति के लिए सिस्टम बना रहे हो, तो वो आपको आगे कभी नहीं बढ़ा सकता। आपको पब्लिकली जाना पड़ेगा। इसमें फार्मर का बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जितना परसेंटेज फार्मर की हिस्सेदारी है, यदि आपने आज उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में आपके पास में फार्मर्स को जॉब देने के लिए, फार्मर के बच्चे को जॉब देने के लिए नो एनीवन जॉब्स रहेंगे। जिस तरीके से मैं बताऊं आपको, आज भी जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, उनका स्ट्रक्चर आप उठा के देखिए। उनमें यदि 80,000 जॉब निकल रही हैं तो उसमें 52,000 जॉब तो चपड़ासी की हैं, पियोन्स की हैं। आप बताइए पियोन्स के लिए कहां आवश्यकता है कि एमबीए स्टूडेंट को क्वालिफाई करना चाहिए? है तो आपके पास जॉब देने के लिए क्राइटेरिया तभी डेवलप होगा जब आप फार्मर्स को सस्टेन कर पाएंगे, आप उसको उसके फील्ड में रोक पाएंगे। और रोकने का यही तरीका है कि आप उसके एक्सपेंस पे लगाम लगाएं। और लगाम दबाव से नहीं लगेगा, प्रेरित करने से लगेगा। उसको यह समझाने से लगेगा कि इस रूट से जाने से तेरे को यह खर्चा है, इस रूट से जाने से तेरे को यह खर्चा है और इस रूट से आने से तेरे को यह इनकम है।
जी। यदि आज जिस तरह की वो कमोडिटी कर रहा है, पूरे होल्ड इंडिया की यदि आप बात करें तो मैक्सिमम 6 से 8 इस तरह की क्रॉप्स हैं जो फार्मर करता है। चलिए गजानन जी, ऑर्गेनिक फूड में आप कब आ रहे हैं? दिशा ऑर्गेनिक जो नाम आपका शुरू में आता है, दिशा ऑर्गेनिक, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपना आपने देखा होगा कि आप ऑर्गेनिक फूड को शुरू करें या ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग शुरू करें। ऑर्गेनिक फूड में बेसिकली आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसा आपने प्रश्न मेरे से किया, क्योंकि ये मेरे सपने का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। लेकिन मुझे इसमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहता हूं। सुबह सुबह अगर सपने की बात करें तो सच हो जाते हैं। जी सर, ये सच होने वाला सपना है जी। और ये सच होगा, उसमें इसलिए मेरा विश्वास प्रबल है क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। जिस दिन इस गैप को मैं कम कर पाया, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड जो मैंने अभी बाजार में देख रहा हूं जी, वो ऑर्गेनिक फूड के साथ में पैकेजिंग फूड है एक तरीके जी, से। जी, जी, बिल्कुल क्योंकि ठीक। उसमें जो उसको परोसा जा रहा है, आम जो पब्लिक है उसको कह के दिया जा रहा है कि ये जैविक खाद्यान्न है या जैविक पल्स है या जैविक आपका ऑयल है, जो भी चीज कह के दिया जा रहा है उसकी केवल जो ध्यान दी जा रही है ना, वो पैकिंग और ग्रेडिंग पे ध्यान दी जा रही है जी, क्वालिटी पे नहीं ध्यान दिया जा रहा। जी, जितने एरिया में यदि ऑर्गेनिक हो रहा है, उस ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का बेनिफिट यदि फार्मर को मिलने लग जाए, जी, फार्मर को यदि मिलने लग जाए तो आपको पैकेजिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि सही एक मान लीजिए आपको 50 ग्राम मखाना है, अब उसको आपको पैकिंग करना है तो उसमें आप 60 रुपए का तो बॉक्स यूज कर रहे हो और 50 रुपए का मखाना है, तो ये बराबर का जो आपका एक्सपेंस है वो आपके कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाते और एक टाइम के बाद उनको समझ में आ जाता है कि बेसिकली ये फंडा ऑर्गेनिक का जो है वो पैकेजिंग और ग्रेडिंग का है। और इस गैप को यदि हम खत्म कर पाए और उसकी कॉस्ट को एक मैनेजेबल कॉस्ट बना पाए और मिडिल क्लास के लोगों तक ये पहुंचाने का जरिया बना पाए, तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जितनी बढ़ेगी ना, उससे जो हमारे फार्मर्स हैं, जो 14 करोड़ 87 लाख फार्मर फैमिलीज हैं, मैं कह रहा हूं आपको उसका एडॉप्शन इन ऑर्गेनिक बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि वो प्रेरित करने का विषय है, दबाव बनाने का विषय नहीं है। हमेशा अपॉर्चुनिटी को कैच किया जाता है, छीना नहीं जाता है, और छीनने से कभी उसकी सफलता नहीं आती है। जी गजानन जी, क्या है उसके बाद में? जैसा कि आपने कहा कि एग्रो टूरिज्म भी आपको शुरू करना है, ऑर्गेनिक क्या प्लान भी आप कर रहे हैं, स्प्रुलिना पर आपको काम करना है, और भी 2-3 तरह के काम आप और कर रहे हैं, और इसके साथ एक paisaugaao.com भी आपकी एक वेबसाइट है, वो क्या काम है उसमें क्या होता है? सर, आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पे मेरे आइडियाज को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिन बाद तो इन आइडियाज में एक आध आइडिया तो कोई ले ही लेगा। जी नहीं सर, आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए दम चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए होती है, जो कि हर किसी में नहीं है। पैसा उगाओ, बेसिकली आप पैसा उगाओ का जब लोगो देखेंगे ना जी, तो आपको बहुत सुंदर लोगो नजर आएगा जी, उसमें आपको जो पैसा उगाओ के लास्ट के जो 2 ओ है उसमें डॉलर नजर आएंगे जी, और डॉलर तभी तब्दील हो सकता है जब हम उसको एक्सपोर्ट प्लान करें। जी, जिस तरीके से हमारा इसको बनाने के पीछे कारण था paisaugaao.com को, जी, कि OLX एक वेब आपका वेब ऐप है। जी, जी, OLX पे क्या किया, OLX वाले ने कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं किया जी, उसने एक आइडिया था, उस आइडिया को उसने मार्केट में प्रेजेंट किया जी, उसने क्या किया कि जो उसके पुराने सामान थे किसी भी व्यक्ति के पास में, वो उसके कबाड़ में जाते थे और उसको लगा कि रीयूज भी यदि हम लोग करना सिखाएं लोगों को, तो ये भी एक वाटर फुटप्रिंट को कम करने का तरीका है, लोगों की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने का तरीका है, उनकी कॉस्ट कटिंग करने का तरीका है। तो उन्होंने OLX पे पुराने सामान बेचने के लिए उसको बनाया जी। तो हमें ऐसा लगा, ऐसा मुझे नहीं लगा, मेरी 15 साल की बिटिया को लगा, जिसका नाम रिद्धि दिशा है, उसने कहा पापा इस प्लांट को भी OLX की तरह किया जा सकता है ना जी। जो लेडीजें मान लो कोई शौकीन है, जो लोग घरों पे इंडोर आउटडोर प्लांट्स करती हैं, अब वो ये चाहती हैं कि मेरे इंडोर आउटडोर प्लांट्स मैं कर रही हूं और ये इंडोर आउटडोर प्लांट्स मेरे बढ़ रहे हैं और मैं इनको मतलब अपने प्रोफेशन की तरह यूज करना चाहती हूं, मैं अपनी बागवानी तो कर ही रही हूं, मैं इनको बेचना भी चाहती हूं, चाहे वो वेजिटेबल आपकी ट्रांसप्लांटिंग की पौध हो या फिर आपके इंडोर प्लांट्स हो, आउटडोर प्लांट्स हो जो कलम पे होते हो, जैसा मेरी वाइफ भी करती है। तो इस आइडिया का ये था कि हमारी जो महिलाएं हैं, ये हमने पैसा उगाओ ओनली फॉर वुमेन्स के लिए बनाया है और वुमेन्स में भी अर्बन्स को हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है। उसका बेसिक रीजन ये है कि आपके यहां पे कोई प्लांट है और आपका उससे मन भर रहा है, या आपको उसी तरह के 4 प्लांट हैं,
आप अपने 3 प्लांट की क्वांटिटी डाल दीजिए, अपने प्लांट की फोटो डाल दीजिए, आपका नंबर हम पब्लिश नहीं करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट पब्लिश करेंगे। कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, वो उसको डिमांड करना है, हम उसको प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उससे 1 रुपया चार्ज करेंगे और उससे एक्स महिला को या वुमेन्स को हम कनेक्ट कर देंगे। हमारा चार्ज 1 रुपीज है और सामने वाले से जाके वो चाहे 20 रुपए में प्लांट लें, 25 में लें, 50 में लें, 100 में लें, वो उनका आपसे अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए वो आपस में डील कर सकते हैं। तो ये रिफॉर्म के लिए हम लोगों ने काम किया, ये एक नेचर को देने वाला एक गिफ्ट है कि जिससे हम लोग लो कॉस्ट में हमारा प्लांटेशन का लेवल बढ़ा